हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर है, आज की वीडियो क्लास वित्तीय विवरण विश्लेषण की। एक बार देख लेते हैं टेक्निकली, क्योंकि अब आज से हम डेली लाइव होने वाले हैं। तो ज़रा देख लेते हैं पहले कि ये लाइव फीड सही हो रही है या नहीं, क्योंकि आपको याद है लास्ट ईयर भी जो लोग फर्स्ट ईयर में होंगे, अगर वो लोग लेक्चर देख रहे होंगे तो कई बार टेक्नोलॉजी के लेकर थोड़ा बहुत पंगा हो जाता था। कई बार ऐसा होता था पूरा कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये ठीक है, तो क्या आपको दिख रहा है सब कुछ? ऑडियो वीडियो आ रहा है इसका? तो बात करें वित्तीय विवरण विश्लेषण। ये चैप्टर जो है वित्तीय विवरण के बारे में है। चैप्टर का नाम क्या है? वित्तीय विवरण विश्लेषण। विश्लेषण। अब वित्तीय विवरण के बारे में आप सब जानते हैं, आप सबको पता है वित्तीय विवरण क्या होते हैं। आपने 11th में भी पढ़ा है और वही आपने 12th में हमने पिछले जो वीडियोस वगैरह जारी किए थे उसके अंदर वित्तीय विवरण मतलब आप सब जानते हैं दो मेन वित्तीय विवरण है हमारा, लाभ हानि खाता और दूसरा तुलन पत्र। तुलन पत्र कह लो, स्थिति विवरण कह लो, चिट्ठा कह लो, सब एक ही बात है। तो वित्तीय विवरण जो होते हैं हमारे लाभ हानि खाता और तुलन पत्र, ये बनाना आप सबको आ गया, आपको फॉरवर्ड सबको पता है। और ये मैंने आपको पहले बता दें, हमारे 12th के कोर्स में आपको बनाना नहीं है, ठीक है? तो पूरा याद नहीं करना पड़ेगा। 11th में याद है आपने रट्टा मारा था सबने कि तुलन पत्र में संपत्ति में क्या आता है, दायित्व में क्या आता है, लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में क्या आता है, जमा में क्या आता है। तो यहां वो पूरा याद नहीं करना पड़ेगा। वो क्यों नहीं याद करना पड़ेगा, आते हैं उसके बाद। पहले बात करें चैप्टर की। चैप्टर है वित्तीय विवरण विश्लेषण। विश्लेषण मतलब क्या होता है? देखो, वित्तीय विवरण में सिर्फ सूचना मिलती है, उस सूचना से हम पूरी जानकारी नहीं ले सकते, हमें उसका विश्लेषण भी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए दो जने, हम बात करते हैं ए का जो लाभ है वर्ष का वो है 1 लाख रुपए, वही बी है, बी का लाभ है मान लीजिए 2 लाख रुपए, ठीक है? तो ए ने कमाए 1 लाख रुपए, बी ने कमाए 2 लाख रुपए, ठीक? अब हमसे कोई पूछे कि दोनों में से अच्छा बिजनेस कौन कर रहा है, तो सिर्फ इतनी जानकारी से हम पता नहीं कर सकते। पर विश्लेषण करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, अब यहां तक हमें एक चीज और पता चल जाए कि जो पूंजी थी, पैसा जो लगाया था, ए ने जो 1 लाख रुपए कमाए, इसने 10,000 रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमा लिया। और जो बी ने पूंजी कमाई है 2 लाख रुपए की, इसने 3 लाख रुपए की पूंजी कमाई और उसके बाद 2 लाख रुपए का लाभ कमाया। तो यानी ए जो है, ए देखो 10,000 रुपए लगाए उसने और कमा कितने लिए? 1 लाख रुपए। और दूसरी तरफ बी है, जो शुरू में देख के लग रहा था कि इसने तो 2 लाख रुपए कमा लिए, ये तो अच्छा काम कर रहा है, पर अब पता चला इसने पैसे कितने लगाए थे? 3 लाख रुपए, और अब कमाया कितने हैं? सिर्फ 2 लाख रुपए। तो कौन सा ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन हुआ, ए हुआ या बी हुआ? ए हुआ, क्योंकि ए ने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए और उसको 10 गुना बढ़ा दिया, 1 लाख रुपए कमा लिए। और बी जो 3 लाख रुपए लगा के बैठा था, वो पूरे 3 लाख रुपए भी कवर नहीं हुए उससे, वो 2 लाख रुपए ही उसने कमाया। तो यानी देखो, सिर्फ हमें सूचना मिली थी कि इनका इतना लाभ, सिर्फ सूचना से पता नहीं चलता, उसका बाकी सबसे तुलना भी करना पड़ता है, उसी तुलना को बोलते हैं विश्लेषण। तो ये चैप्टर है हमारा, ये इस बारे में है वित्तीय विवरण का विश्लेषण। अब वित्तीय विवरण जो विश्लेषण है, थ्योरेटिकल नोट सबके पास पहुंच चुके हैं, सीधे जो मेन बात आज आते हैं, तो इसकी तकनीक होती है, कितने प्रकार का होता है वित्तीय विवरण जो विश्लेषण, ये भी नोट्स में आप सबके पास अवेलेबल है, सबके पास पहुंच चुका है पहले। तो हमने 5 तकनीकें इसकी बात करी थी। एक तुलनात्मक, दूसरी समानाकार, तीसरा हमारा प्रवृत्ति विश्लेषण, चौथा है हमारा अनुपात विश्लेषण, अनुपात कर देते हैं इसको, और पांचवा है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। तो ये मोटे मोटे 5 हमारे पास टॉपिक है विश्लेषण करने के लिए। अब जरा इनकी बात कर लेते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है वो तुलनात्मक और समानाकार, यही हम बनाएंगे और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज तुलनात्मक के बारे में करेंगे। तो तुलनात्मक हो गया, समानाकार हो गया, प्रवृत्ति विश्लेषण एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसी चैप्टर में, उसके बारे में बात हो जाएगी। इसके बाद अनुपात अगला चैप्टर है पूरा का पूरा। तो एक पूरा चैप्टर है हमारे अनुपात के ऊपर, और उसके अंदर कम से कम 20, 25, 30 फॉर्मूले होंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे, उनको रटोगे आप। ये चैप्टर तो बहुत सिंपल है, तो ये अनुपात पढ़ लेंगे।
उसके बाद रोकड़ प्रभाव विश्लेषण भी एक चैप्टर है, कई बार दोहरा चुका हूं मैं ये बात कि इस बार नया वापस से इंक्लूड हो रहा है, बीच में हट गया। तो मोटा मोटा ये सब चीजें हैं। अगर बोर्ड पे दिख भी नहीं रहा हो लाइन में, टेक्नोलॉजी थोड़ी प्रॉब्लम भी हो, तो नोट सबके पास पहुंच चुके हैं, पहले आपके कॉपीज में पहुंच चुके होंगे अब तक, तो वहां भी उतार लिए होंगे आपने। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तुलनात्मक समानाकार प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुपात और रोकड़ प्रभाव विश्लेषण, इसमें से इस चैप्टर में ये, उसमें भी दो मेन तो ये हैं, तुलनात्मक समानाकार। एग्जाम में यही दोनों सबसे ज्यादा आते हैं और यकीन मानिए पूरे कोर्स का सबसे सिंपल टॉपिक है। कई बार कहता हूं कि बच्चे जब भी 12th का पेपर देते हैं और जो पेपर देते हैं, अब आपको देना पड़ेगा क्योंकि कोरोना कंट्रोल होता जा रहा है। अगर आप ये सोचो कि इस बार हो गए हम प्रमोट, अगले साल फिर निकल जाएंगे, पेपर नहीं देना पड़े शायद, तो इस गलतफहमी में मत रहना। अब लॉकडाउन का कोरोना काफी कंट्रोल में आ रहा है, धीरे धीरे वैक्सीनेशन, और जब तक आपके पेपर आने वाले होंगे ना तो वैक्सीनेशन काफी ज्यादा हो चुका होगा, तो पेपर तो देने पड़ेंगे। तो पेपर जब दोगे ना तो सबसे सिंपल, सबसे पहले लोग यही करते हैं, इन दोनों में से अगर कुछ टॉपिक आता है समानाकार वित्तीय विवरण या तुलनात्मक वित्तीय विवरण का, बच्चे सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करते हैं। ये इतना इजी होता है। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। प्रवृत्ति विश्लेषण इसी का एक टॉपिक है। अनुपात और रोकड़ प्रभाव विश्लेषण एक पूरा का पूरा चैप्टर है अलग से, जो आप आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण तो दो है हमारे पास, कौन कौन से? एक लाभ हानि खाता और दूसरा तुलन पत्र, या जिसे बोलते हैं हम चिट्ठा, स्थिति विवरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में बैलेंस शीट बोलते हैं। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण में हमें दो चीजें बनानी है, एक लाभ हानि खाता और दूसरा हमारा तुलन पत्र। अब बात तुलन पत्र की करते हैं। ये फॉर्मेट भी आप सबके पास है, अब हिंदी में हो गया कोर्स थोड़ा सा। तो जो तुलन पत्र है हमारा, इसका जो फॉर्मेट है सबके पास है, मैं हल्का समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इसके देखिए 4 कॉलम हो जाते हैं। एक तो हमारा विवरण तो है ही सही यहाँ पर, जिसके अंदर हम सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, तो विवरण में हम यहाँ लिखते हैं सारी चीजें। इसके बाद हमारे 4 कॉलम। आपको ये पता है कि पिछले लेक्चर में हमने बात करी है कि जो अमाउंट होता है, जो राशि होती है, वो 2 वर्षों की लिखी जाती है, एक गत वर्ष की और एक वर्तमान वर्ष की। तो हम पहले लिखते हैं गत वर्ष की राशि और उसके बाद वर्तमान वर्ष की राशि। ठीक है, तो 2 साल के अमाउंट। अब देखो सबसे मजेदार बात क्या है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। आपको क्वेश्चन में तुलन पत्र बना बनाया मिलेगा, हमें सिर्फ विश्लेषण करना है। यानी कि विवरण में सारी चीजें लिखी होगी पहले से। जैसे बात करें, अगर मान लो सबसे पहले आता है समताएं एवं देयताएं, समताएं एवं देयताएं। अब उसके अंदर अंश पूंजी आ जाए या संचय आ जाए, ठीक है। उसके बाद गैर चालू, तो यह अंश तो निधि है, उसके अलावा जो गैर चालू दायित्व है, तो ये सारी चीजें जो है हमारी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर लिखी रहेगी। आपको सिर्फ उसको क्वेश्चन में ये फॉर्मेट लिखा रहेगा, यहाँ पे अंश धारक निधि की जगह छोटी में लिख देता हूं मैं, अंश धारक निधि। तो गत वर्ष का अमाउंट और वर्तमान वर्ष का दोनों आपको दिया हुआ रहेगा। आपको सिर्फ ये 2 बताने हैं जिसके अभी बात करने वाले हैं। तो समताएं देवताएं, अंशधारक निधि, जिसके अंदर अंश आएंगे, संचय आएंगे और गैर चालू दायित्व आ जाते हैं हमारे, गैर चालू दायित्व। उसके नीचे आ जाएंगे चालू दायित्व। उसके अब चालू दायित्व में, और उसके बाद नीचे योग। अब गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व क्या होते हैं ये भी आप सबको पता है। जो दायित्व जिनको हम 1 साल से ज्यादा समय में चुकाते हैं वो कहलाते हैं गैर चालू दायित्व, और जिन्हें साल भर के अंदर अंदर चुकाना पड़ता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? चालू दायित्व। तो चालू दायित्व के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व, तो ये सब चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ये दायित्व वाला पक्ष हो गया, नीचे संपत्ति वाला पक्ष आ गया। इसको ऐसे घसर पर से इसलिए लिखा है कि सबके पास नोट्स में पहले पहुंच चुका है, आप लोग उतार भी चुके हैं। संपत्ति पक्ष में 2 पार्ट होते हैं, गैर चालू संपत्ति और चालू संपत्ति, वो भी आप जानते हैं, पर हमें ये याद नहीं करना है। यहाँ पे गत वर्ष लिखा रहेगा या वर्तमान वर्ष, ये सब पूरा फॉर्मेट फिक्स आएगा। हमारा जो काम है वो ये दो कॉलम बनाना है, ये विश्लेषण करना है, और ये बहुत सिंपल है, बहुत आराम से कर लोगे आप। पहले तो ये आता है
परिवर्तन, परिवर्तन लिखना। अब आप ये परिवर्तन कहां से निकालोगे? आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वर्तमान वर्ष का जो अमाउंट है उसमें माइनस करना है गत वर्ष का। जैसे मान लो सपोज करो ये संचय है, ये पिछले साल 1 लाख का था, इस साल 3 लाख का हो गया, तो हमें सिर्फ परिवर्तन निकालना है कि ये 1 लाख का था अब 3 लाख का हो गया, कितने का परिवर्तन आ गया? 2 लाख का परिवर्तन आ गया। तो सिंपल है ना, माइनस करना कोई बड़ी बात थोड़े ना, माइनस तो कर दोगे आप आराम से। तो वर्तमान वर्ष में से गत वर्ष को माइनस करो, परिवर्तन आ जाएगा। तो ये कॉलम बहुत इजी है, सब कर लोगे आराम से, माइनस ही तो करना है, कर लोगे, इतना तो सबको आता है। तो ये तो हो गया माइनस परिवर्तन। इसके बाद दूसरी बात आता है परिवर्तन का प्रतिशत, कितना परसेंट चेंज आया, बदलाव कितना आया। तो यहां तो हमें पता चलता है देखो परिवर्तन में कि